हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिवीजन सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। अब बच्चा, सर्कुलर मोशन पे अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो सर्कुलर मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। पहला पार्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मोशन इन प्लेन में पढ़ा दिया जाता है। दूसरा पार्ट जिसमें आपके वो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और टर्न, सर्कुलर टर्न वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो डेथवेल वगैरह वाले, वो आपको एनएलएम में पढ़ा दिया जाता है, यानी लॉज ऑफ मोशन में। और तीसरा पार्ट जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, वो आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, राइट। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने तीनों जगह के सर्कुलर मोशन को असेंबल किया और एक नया चैप्टर क्रिएट किया, सर्कुलर मोशन, जिसमें तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले नॉन यूनिफॉर्म, देन वो लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन, देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, कुछ खास है नहीं, बहुत बेसिक चीजें। ठीक है, अब बच्चा पहले हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से शुरू करते हैं। क्या है यार? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले तो जब आप लीनियर मोशन पढ़े थे आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पढ़ा था। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगल कवर्ड बाय बॉडी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? एंगल कवर्ड बाय बॉडी, है ना, इन अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है? एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। एक्सिस के अलोंग का मतलब समझिएगा कि अगर ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस प्लेन पे कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। कैसे निकालेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। कैसे? अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं बच्चा, ऐसा कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। क्या होगा? डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी। कहां आएगी? बाहर की तरफ। कहां आएगी? आउटवर्ड आएगी, है ना। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज मोशन कराएंगे, क्लॉकवाइज इधर को जा रहा है, देखो अंगूठा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है। अगर ऐसा है, मतलब क्या बच्चा? अगर हम क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं, जो हमारा थंब है वो कहां जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चा? इनवर्ड जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके क्या है? एक्सियल वेक्टर है। अगर हम क्लॉकवाइज मोशन करेंगे इनटू द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आउटवर्ड, यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी। इतनी बात दिमाग में बैठी? चलो अब एंगुलर डिस्प्लेस वेलोसिटी। बट बिफोर एंगुलर वेलोसिटी 2-3 पॉइंट्स है जो दिमाग में रखने हैं। पहला, ये दोनों फॉर्मूला यूज होंगे, हालांकि मुझे पता है आप पढ़े लिखे बच्चे हो, जानते हो ये बातें, बट आत्मसंतुष्टि के लिए समझ लो, मैं ही बता रहा हूं। ठीक है, कि एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस है जो इस्तेमाल होगा। ठीक, 360 को 2 पाई लिखते हैं, वी नो दैट, बस बताया है कि यहां पे इस्तेमाल होगा। एंड स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर लोगे, और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो स्केलर मानते हो। ऐसा क्यों करते हो? उसका आंसर यहां है। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करो तो भैया एंगुलर वेलोसिटी क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगा बच्चा? रेडियन पर सेकंड होगा। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड होगा। अच्छा, फिर से वही बात जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा हुआ था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस ऑफ T1। अब इसमें ठीक ठाक लाइक वो कवर अप कर लेगा ना। देखो यहां पे समझो, ऐसे समझो, सर्कल कहां है भाई? देखो, अब जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोलोगे, मान लो कुछ यहां था, फिर कुछ यहां पहुंचा, है ना, यहां पे बच्चा डायरेक्शन कुछ और रही, फिर यहां डायरेक्शन कुछ और हो गई, तो यहां पे लगातार बदल रही है, तो वहां पर डायरेक्शन पे वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है। इसीलिए हम स्मॉल को वेक्टर, लार्ज को स्केलर बोलते हैं। लेकिन स्मॉल में क्या है? एट एनी इंस्टेंट आप बोल रहे हो बच्चा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है ठीक उसी समय,
उसी समय तो इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी ना भाई। यहां पर डायरेक्शन कुछ और है, यहां डायरेक्शन कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार इतने में क्या है भाई, कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन है क्या? लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चा यहां बताओ, कहोगे सर ये है ना। यहां पे आप डायरेक्शन बोल पाओगे, लेकिन बाकी जगह नहीं बोल पाओगे। इसलिए लार्ज को स्केलर और स्मॉल को वेक्टर बोलते हैं। इतनी बात ओके बच्चा, ये तुम जानते थे, है ना। नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। कीप इन माइंड, हालांकि ये फॉर्मूला आपको वेक्टर में भी दिया था। बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो यहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा है। बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, जबकि ऐसा नहीं है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा वन मोर थिंग, जो ये वेलोसिटी होगी ना बच्चा, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे ऐसे समझो, मान लो कह रहा है एक बंदा ये जा रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बंदा यहां जा रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से। इसका एंगल 37 डिग्री, इसका एंगल 53 डिग्री, इनके बीच की डिस्टेंस ये 1 मीटर है। तो आप बताओ कि इनके बीच की जो ओमेगा होगा वो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते। तो ओमेगा इक्वल टू क्या, v बाई। अब अगर r आप x एक्सिस का ले रहे हो, मैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, सिर्फ करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप r को x एक्सिस का ले रहे हो तो v हर हाल में y एक्सिस का होना चाहिए। जैसे इसको दो पार्ट में तोड़ोगे तो ये टूटा 10 साइन 37 डिग्री और ये टूटा बच्चा 20 साइन 53 डिग्री, यही टूटा। तो अब ये कंपोनेंट लोगे, यानी जो इसका ओमेगा होगा 10 साइन 37 डिग्री माइनस 20 साइन 53 डिग्री डिवाइड बाई 1। और यही डिस्टेंस अगर y एक्सिस की होती तो x एक्सिस का कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि v और r हर हाल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंसीडर आप करोगे। ठीक, इतनी बात दिमाग में बैठ गई, नोट डाउन हो गया। और यहां पे आओ, एंगुलर एक्सीलरेशन फिर वही बात है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट होती है बच्चा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। और एवरेज का मतलब है बच्चा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस ऑफ T1। ठीक है, ये पता है आपको, इसमें कुछ नया नहीं है, दिस वन इज इजियर। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। अब इसको समझाने के लिए ना थोड़ा सा मेरे को सर्कल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन याद कीजिए, a इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v इंटू अल्फा क्रॉस r। अब पहले ओमेगा क्रॉस v पे बात करते हैं। ठीक है बच्चा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, क्या है, एक्सियल वेक्टर है ना, क्या है, एक्सियल वेक्टर। अब बच्चा एक्सियल वेक्टर का मतलब है ऊपर की तरफ या ऐसे परपेंडिकुलर होगा। v क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट। v कहां होता है बच्चा, अलोंग द टेंजेंट होता है क्या। v मान लो ओमेगा कुछ ऐसे आ गया और v ऐसे, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री बन रहा है। तो ओमेगा ओमेगा v साइन 90, यानी ओमेगा v बना ओमेगा। अच्छा, v को ओमेगा आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसका एक्सप्रेशन क्या बना, आर ओमेगा स्क्वायर या
वी स्क्वायर बाई आर, और जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर दिस AC बिलोंग्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बात समझो। अब अगर बॉडी यहां पे है तो जो AC की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द रेडियस होती है। कहां होती है? टुवर्ड्स सेंटर और अलोंग रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो इतना याद रखना बहुत जरूरी है। पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। अब बच्चा तीसरा पॉइंट यहां पे क्या याद रखोगे? इट हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। लाइक यहां पे था, फिर डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन बदली। ये लगातार जो डायरेक्शन बदलने का काम करता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करता है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है इस समय। अब यहां पे आओ, आर अल्फा पे। अब जब आर अल्फा की बात करोगे तो बच्चा आर तो रेडियस हो गई, अल्फा फिर से एक्सेल वेक्टर 90 डिग्री, तो बच्चा आर अल्फा बचेगा, है ना। आर अल्फा जिसको हम 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 80 का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। 80 का मतलब क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स टेंजेंट। डायरेक्टेड टुवर्ड्स टेंजेंट। और अगर ये टुवर्ड्स टेंजेंट है, और इसका काम क्या है भाई? इसका काम है टू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। टू चेंज तो इतना डिटेल में जाके इसीलिए बताया है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। टू चेंज मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी की वैल्यू बदलने का काम करेगा। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये काम करेगा। अब बच्चा समझो, तो अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं? AC और इसको AT। तो ये क्या बन गया? A इक्वल टू AC प्लस AT। अच्छा, AC यहां है, ठीक। AT कहां है बच्चा? टुवर्ड्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट एक्सीलरेशन इधर को आएगा, यानी A इक्वल टू अंडर रूट अब जितना इस टाइम तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना बहुत है, ठीक है। जितना इस टाइम तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बच्चा खत्म करो, और इतना ही काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है बच्चा। इक्वेशन ऑफ मोशन, या जो तुम पढ़े हो ना, v इक्वल टू यू प्लस AT और S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। कुछ करना नहीं है, V की जगह डालो ओमेगा, U की जगह इनिशियल ओमेगा नॉट ले लो, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर। तो यहां से आपका नया फॉर्मूला बन के आ गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये है, ठीक है। ये सब बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ऐसा मोशन भाई जिसमें स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। कौन सी? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो भाई अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा अपने आप क्या बच्चा? 0। AT
एटी का फॉर्मूला होता है आर एल्फा। अगर अल्फा जीरो तो एटी भी जीरो, तो अल्टीमेटली जो इसमें एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा वो केवल और केवल कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई एक्सीलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो अब बच्चा यहां तक जो बात थी ना, यहां तक ये इधर, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था जो आपके मोशन इन प्लेन में होता है, जो पढ़ा दिया जाता है। अब जो यहां से बात शुरू हुई है ना, अब ये आपके वो लॉज ऑफ मोशन वाले सर्कुलर मोशन की बात शुरू हुई है। ठीक है, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह के बारे में आप बात कर रहे होते हो। आप क्या बोल रहे होते हो, आप बोलते हो भाई अगर कोई बंदा यहां पे है तो टुवर्ड सेंटर वो जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, एग्जर्ट कर रहा होगा, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या है बच्चा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, ठीक है, वो शॉर्ट में लेके जा रहा हूं, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एसी क्या है एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई, सिंपल। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज स्यूडो फोर्स, ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब बॉडी घूम रही होगी तो ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे होंगे। ठीक, जो इनकी वैल्यू होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। इतना जानना आपके लिए फिलहाल जरूरी था, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलो बच्चा, कुछ फॉर्मूले हैं जो फटाफट लर्न करते जाइए। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम कुछ नहीं है यार, वही पेंडुलम है जो किसी सर्टेन मास से हैंग किया गया। अब बस उसको इस तरीके से ऑक्सीलेट नहीं कराना है, कुछ ऐसे करना है कि नीचे सर्कुलर पाथ बने। ठीक है, ऐसे। अब जब नीचे सर्कुलर पाथ बन रहा होगा तो पूरा शेप तो कोन आ गया ना। अब नीचे क्या, वेट mg, इधर t sin थीटा, इधर t था तो t cos थीटा हो गया, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ किया नहीं है, बड़े आसान तरीके से आता है ये। ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, और इसको डाल देते हैं हम एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, वेयर थीटा ये है, l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, अनदर चीज क्या है, डेथ वेल, जिसको आप मौत का कुआं बोलते हो, वो जो एग्जीबिशन वगैरह जाओ तो वो बाइक वाइक नहीं चला रहे होते हैं वो डेथ वेल में, तो वो है सीन है, जिसको आप रोटर भी बोलते हो, है ना। अब मान लीजिए कोई बाइक वाला बंदा है, उसकी ये वॉल पे खड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ एन नहीं, यहाँ एफ, ये एन है, सॉरी, सही है, जस्ट अ सेकेंड, लिखते टाइम कुछ ऊपर नीचे हो गई है कहानी, ये तो एन ही होगा, ये एफ हो जाएगा बच्चा। ठीक है भाई, वॉल ये है ना, बॉडी ये है, वॉल बॉडी पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाई, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर बॉडी स्लिप करेगी तो कहां जाएगी, नीचे जाएगी, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां, ऊपर। सेम काम किया, तो जो अब कंडीशन ये आती तुम्हारे एग्जाम में, अगर आप जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कि यार वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो गिरने ना पाए, तो वो कम से कम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी बाई म्यू। आर इज रेडियस और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है। अगर अंडर रूट आर जी बाई म्यू आपको मिल रहा है तो अगर इतना मिल रहा है तो वो गिरेगा नहीं। ठीक है, इतनी बात ओके। चलो अब बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या है बच्चा कि अगर ये साइक्लिस्ट ठीक पूरा ऊपर होता तो यार नॉर्मल फोर्स तो यहां होता, लेकिन अब ये इस तरह से होने के बजाय इस तरह से बेंड हो गया। हुआ नॉर्मल इधर खिंच गया, दो पार्ट में टूटा, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। इधर एफ सी, नीचे इसका वेट कितना एम जी, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, सॉल्व किया tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। लेकिन साइक्लिस्ट है, बाइक है, मोटरसाइक्लिस्ट है, स्कूटी चला रहा है तो बेंड हो गया। भाई जब कार चला रहा होगा तो क्या होगा, तब कैसे बेंड करेगा, तब बेंड नहीं होगा। तब हमको चाहिए होगा फ्रिक्शन। क्या चाहिए होगा, फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन चाहिए तब टर्म क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी या v स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी। या अगर इसको इस तरीके से लिखो v स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू म्यू, और इन दोनों को कंपेयर करो तो तुम ये लिख सकते हो म्यू इक्वल टू टैन थीटा। तो जो काम यहां जो हेल्प फ्रिक्शन दे रहा है ना, वही सेम हेल्प इसको यहां पे बेंडिंग दे दी थी। अब ये दो एक तरीके हुए कि भाई बेंड कर लो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आप आराम से स्पीड से निकाल लोगे। इसलिए रेस में जो बाइकर्स होते हैं वो अपने बेंड कर लेते हैं काफी हद तक। वो एक डेफिनेट एंगल होता है जो उनको प्रैक्टिस में सिखाया जाता है भाई। ठीक है, वो लंबी प्रैक्टिस है ना। ऐसा नहीं कि हम सड़क पे स्टंट मार रहे हैं। तो भैया डिस्क्लेमर ये है कि कोई स्टंट के लिए यहां मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा हूं, प्लीज करना भी मत, कोई मतलब नहीं है ना, चोट चपाटा है। ठीक, तो वो चीज। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई रोड ही बेंट हो जाए। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, ये थोड़ा सा चलिए ये जूम हो गया है। तीसरी कंडीशन, रुकिए, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई ठीक है, अब रोड ही किसी सर्टेन थीटा पे है और कार ये हो गई हमारी। ठीक है, और जब रोड ही यही थी तो कार अपने आप बेंड हो गई ना। तो जो नॉर्मल यहां जाना चाहिए था वो नॉर्मल यहां शिफ्ट हो गया। फिर से वही काम, ये थीटा इधर क्या चला गया बच्चा, एन साइन थीटा, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चला गया, नीचे वेट चला गया, है ना। एक्सप्रेशन तब भी वही आएगा बच्चा, v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टैन थीटा। क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टैन थीटा आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग यहां पे, ये जो है ना बच्चा, कई बार क्या करता है आपसे रोड की चौड़ाई और ऊंचाई दे देता है थीटा देने की जगह। तो ये b रोड की चौड़ाई हो गई और ये h रोड की एक तरफ से ऊंचाई हो गई। तो जब अगर टैन थीटा ना देना बच्चा तो ये h बाई बी लगा लेना। ठीक है, अब यहां से एक चीज और समझो, वो जूम के ऊपर चली गई पूरी, कुछ इशू हुआ होगा, देख लेंगे बाद में फ्री होके। अभी पहले आपको पढ़ा दें, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा है, राइट। क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। यार जैसे जैसे v बढ़ाओगे वैसे वैसे r भी तो बढ़ रहा होगा, ध्यान दो। और जैसे जैसे v घटाओगे वैसे वैसे r भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। यानी मतलब समझ रहे हो कि जब वो बंदा स्लो डाउन हुआ होगा ना तो सर्कुलर पाथ की तरफ आ गया होगा, इधर खिसक के। कभी बाइक रेस वगैरह देखे हो, फिर से वो सर्कुलर पाथ से दूर हो जाते हैं, एकदम किनारे खिसक जाते हैं, फिर सर्कुलर पाथ की तरफ आ जाते हैं, फिर उधर इधर वो शिफ्टिंग उनकी चलती रहती है। वो उनके स्पीड की वजह से। जितनी स्पीड बनाओगे आप, जो सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक है ना, आप उससे उतना दूर होते जाओगे। जैसे ये आपका सर्कुलर ट्रैक का सेंटर हो गया, आप यहां चला रहे हो ना, स्पीड बढ़ाओगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, और स्पीड कम करोगे तो और इधर आ जाओगे, क्योंकि स्पीड रेडियस पे डिपेंड कर रही है। स्पीड रेडियस बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो कि मैनेज हो जाएगा, और रेडियस कम कर दो तो स्पीड कम रखनी पड़ेगी।
ठीक है, अब यहां पे ये चीज समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों है, फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है। और दो ये पीवाईक्यू है, चाहे तुम जेई एस्पिरेंट हो चाहे तुम नीट एस्पिरेंट हो, तुमसे ये चीज पूछी गई है बच्चा। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड, मिनिमम परमिजिबल स्पीड, कि भाई उनकी वैल्यू क्या होगी अगर वहां पे फ्रिक्शन भी है, अब बैंकिंग भी, मतलब थीटा भी है, म्यू भी है, तो ये मिनिमम वेलोसिटी होती है और ये मैक्सिमम होती है, और किसी की भी जो स्पीड होगी वो इन्हीं के बीच में होगी, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने हैं। और बच्चा इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, प्रो टिप ये है आज की कि जितने भी ये डेथ वेल हुआ, कॉनिकल पेंडुलम हुआ, बेंडिंग हुआ, फ्रिक्शन हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लेकर के यहां तक ये, अगर कोई भी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का आ रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सॉल्व करना बच्चा, तुम्हें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हैं, मैंने न्यूमेरिकल के कोई फॉर्मूले नहीं दिए। अगर आपसे कहता है कि बॉल वगैरह में घूम रहा है, कोई इंसेक्ट है, तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स से होगा, मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स। नोट कर लेना ये बात अपने नोट्स में, अपने जो शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो, हर न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होगा। आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो आप कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्व करके दे दूंगा और उसी मेथड से करके दूंगा, ठीक है। अब बच्चा एक एक्स्ट्रा चीज है यहां पे, ट्रैजेक्टरी के किसी पॉइंट पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है, जैसे क्वेश्चन की बात करें, यार कुछ h हाइट पे ये है, इसने यहां फेंका, अब ये पैराबोला बनाएगा, तो मान लो बोल रहा है यहां पे है एट टाइम इक्वल टू t पे यहां, तो अब बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो बच्चा वो इस क्वेश्चन से सॉल्व होता है, तुम्हें पता है ये बात, ठीक है, वो इस क्वेश्चन से सॉल्व होता है। अगर आपको लगता है आपके पास कोई इसका डेफिनेट न्यूमेरिकल नहीं है तो आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं पिन कमेंट में इसका न्यूमेरिकल डाल दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वरना उस पर अलग से बात कर लेंगे, वो भी कोई इशू नहीं, बट जो भी दिक्कत हो वो बता देना मेरे को, ठीक। चलो बच्चा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ टॉपिक जिसमें मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि मैं कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दूं, नहीं प्रीफर करता भाई, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूंगा कि बच्चा कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है, तो भाई मैक्सिमम हाइट पे ये टॉप सी पे सर टेंशन की वैल्यू 0 होती है, ये √2 GR होता है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 6 mg होती है, जो फिक्स है, होती है, गलत नहीं है, ये √5 RG होता है, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर बाकी पोजीशन का डेटा बदल दिया ना, तो ये डेटा भी बदल जाएंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं पहले ही बात क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई देखो, चलो ये इक्वेशन एक टेंशन की होती है, mg cos थीटा प्लस mv²/r, जहां पे ये थीटा आप ले लेते हो, ठीक है, एक v स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा, एक वेलोसिटी की होती है जिनसे va और ta निकल के आता है। अब चाहो तो याद रख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलता हूं इसका जो सेफेस्ट जोन है ना, जो इसका सेफेस्ट जोन है ना, जो इसका सेफेस्ट जोन है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं बच्चा। अगर उसको ले रहे हो और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स को ले रहे हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस बात की गारंटी, गारंटी, ठीक। देखो जैसे एक क्वेश्चन कंसीडर किया है मैंने, यहां पे क्या है, कुछ यहां पॉइंट ए से कोई बॉल गिरी, बात को जल्दी से सुनना, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पे थी, कुछ गिरते हुए कुछ ऐसे ही ये सर्कुलर मोशन की। आपको इस पॉइंट सी पे √7 rg पता है, ठीक है। अब इस पॉइंट सी पे √7 rg पता है, आपसे पूछा है वेलोसिटी एट डी, वेलोसिटी एट डी। अब अच्छा कैसे करोगे, कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। जब भी वेलोसिटी पूछे, जब भी वेलोसिटी पूछ रहा है, मैं आज तक एक ही काम करता आया हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी एट सी। अब देखो कुछ तो सी का डेटा है ना, इक्वल टू एनर्जी एट डी। अब एनर्जी एट सी का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। यही काम तो करोगे, इस बात को ध्यान से देखो, यही करोगे ना। अब अगर ये काम कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी एट सी ½ mvc² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई रेडियस आर है, दिख रहा है, तो जमीन से कितना ऊपर है, आर ही ऊपर तो है, mgr। अब इसकी ½mvd² प्लस mg, इसकी जमीन से डी पॉइंट की हाइट 2r है ना, ये r प्लस ये r, ठीक। अब यहां पे रख दो तुम vc की वैल्यू। अब यहां तुम vc की वैल्यू रखोगे तो ½m7rg प्लस mrg माइनस इधर ले आओ 2mrg इक्वल टू ½mvd²। आ गया vd, आपको दिख रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा, vd की वैल्यू मिल जाएगी, मास कैंसिल आउट होके। भाई मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कोई भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज मेरा ब्रह्मास्त्र है और मैं उसी को बार बार चलाता हूं। ये मतलब मेरा माइंड सेट है। अब मैं चाहता हूं तुम्हारा भी हो। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लेता हूं और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स से फोर्स निकाल लेता हूं। कैसे, जब डी पे बॉडी पहुंचेगी तो बच्चे नॉर्मल फोर्स नीचे, वेट भी नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर, यानी ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो N प्लस mg इक्वल टू mv² बाई r, और vd यहां से निकाल चुके होगे भाई, nd निकाल लो। कोई फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया। हाइट तो कुछ कर लो, हाइट पूछा है ये वाली और c, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर लूंगा भाई मैं। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट सी, के ए प्लस यू ए के सी प्लस यू सी। अब के ए हाफ जीरो, जीरो ना, यहां पे वेलोसिटी जीरो यार, काय को मेहनत करनी, प्लस mgh इक्वल टू ½ mvc² प्लस mgr। लो हो गया भाई, मास कॉमन लेके कैंसिल मार देना, हाइट निकल के चली आई। फिर से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ठीक। दो ही चीजें हैं मेरा ब्रह्मास्त्र इस चैप्टर में। मैं तुमसे भी कह रहा हूं बच्चे इस्तेमाल करके देखना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नहीं होता है बताइएगा। एक ये टॉपिक देखो, अभी तक हम लोग अंदर घूम रहे थे, अब मैंने ये सेमी सर्कुलर हेमीस्फेरिकल डोम लिया है जिसके ऊपर कोई बॉडी रखा है, जिसके ऊपर कोई बॉडी रखा है। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो थीटा एंगल पे यहां पे है। तुमसे पूछता है यार कि जब 30 डिग्री गिर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वगैरह क्या होगा। ये दो चीजें पूछता है, दोनों का डेटा दे दिया है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछे वेलोसिटी कितनी होती है, √2rg 1 माइनस कॉस थीटा। 30 डिग्री पूछे 30 डिग्री डाल दो, मिल जाएगी। और जब ये वेलोसिटी निकल जाए, इस वेलोसिटी को यहां पुट कर देना, आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज यहां और पूछता है या पूछ सकता है कि कब ये बॉडी अपने सरफेस को छोड़ देगी। मतलब समझो यहां से गिरना शुरू की, गिरते गिरते एक टाइम ऐसा आएगा ना भाई, पूरी ऐसे नहीं जाएगी, फिर वो यहां से सीधे ऐसे गिर जाएगी, ठीक। वो एंगल फिक्स होता है एंड दैट इज cos phi इक्वल टू 2/3। अच्छा,
अगर तुमसे ये कहता है कि जब वो अपने सरफेस को छोड़ रही है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई वेलोसिटी का यही एक्सप्रेशन यूज कर लेना और cos थीटा की जगह कितना डाल देना, मिल जाएगी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इतना था जो सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ना था, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, वो आप ही को करनी है। अगर उसमें आपको लगता है कि मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं तो प्लीज डू लेट मी नो, बताइएगा, किया जाएगा। अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होना चाहिए, आपका सिलेक्शन आना चाहिए। मैं बार बार क्लास में भी यही बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्शन आना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो पढ़ाई करिए। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।